हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं सोशल साइंस का एसएसटी का फुल सॉल्यूशन सेट 1 का ले आया हूँ, ठीक है। और ये जो आप लोग का एग्जाम होगा टर्म 2 के लिए, टर्म 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है। और सेट जब इतना कम समय दिया हुआ है तो आप लोग का मॉडल सेट से 70 से 80% चांस बनता है कि इस तीनों सेट से, आप लोग को पता है कि जैक कितना सेट जारी किया है, 3 सेट जारी किया है, तीनों में से आप लोग को मिलाकर से 60 से 70% क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से लेकर तैयारी करने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है। किसी ने कहा है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का सेक्शन 3 बांटा गया है। सेक्शन 1 को हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1 से 7 तक का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जर्मन संसद का क्या नाम था। तो दोस्तों जर्मन संसद का नाम जो था राइक्सटाग, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बुंदेस्टैग भी लिखेगा, ठीक है। तो राइक्सटाग भी बुंदेस्टैग भी, तो यहाँ पे दोनों आंसर इसका होगा, ठीक है। आप लोग आंसर में लिखिएगा राइक्सटाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक वानिकी क्या कहलाता है, जो पुराने पेड़, ठीक है, जो वर्षों पुराने पेड़ को उसको काट करके और उसके जगह में कौन सा पेड़, नया पेड़ लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है, निर्धनता के किन्हीं 2 आयामों को लिखे। तो निर्धनता के 2 आयाम क्या क्या हो सकता है, अशिक्षित होना और दूसरा जनसंख्या वृद्धि। इन दोनों के कारण निर्धनता होती है, ठीक है। तो अशिक्षित हो रहा तो भी निर्धनता और जनसंख्या वृद्धि हुआ तो भी निर्धनता। तो 2 आयाम यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे आप लोग का 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, ठीक है। सबसे पहले ये बफर स्टॉक होता क्या है, चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। यह सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडार है। बफर स्टॉक में क्या करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं, ठीक है, जो भी गेहूं चावल वगैरह होता है, ठीक है। इसका प्रयोग समाज में गरीब वर्गों बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण के लिए किया जाता है। देखो ये बफर स्टॉक का इसलिए यूज करता है सरकार कि बाजार कीमत से कम कीमत पर गरीबों को क्या करे, अनाज दे, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ दूसरा में क्या लिखा है भैया, खराब मौसम में आपदा काल में अनाज की कमी का समस्या का हल करता है। देखिए दोस्तों ये भी है, ये भी बात है कि अगर कोई भी आपदा काल आए या फिर मौसम खराब हो जाए तो बफर स्टॉक में जो भी अनाज रखे रहेंगे वो तो अच्छा से रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार बफर का स्टॉक का क्यों निर्माण करती है, तो 2 इसका आंसर आप लोग लिख देंगे तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अधिकार से क्या समझते हैं आप, ठीक है। अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है, अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज के स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकार का मतलब क्या होता है कि वो उचित दावे हैं जो समाज में स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है, उसको परमिशन मिला होता है कोई भी चीज को। जैसे अधिकार कैसे होता है, कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उसका बंदूक रखने का अधिकार होता है, पिस्टल रखने का अधिकार होता है। तो इस टाइप से अधिकार से क्या होता है, कोई भी चीज उसको एक अधिकृत किया गया है उसको, ठीक है, किसी भी इंसान को, ठीक है। और ये अदालतों द्वारा क्या होती है, मान्यता होती है ये चीज को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकार। जैसे और भी मान लेते हैं ना, हम लोग बोलने का अधिकार हम लोग का है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। हम लोग को जो भी हम किसी के सामने कोई भी चीज को बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेरा मुंह पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग का क्या है, ये एक अधिकार है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो इतना लिख देंगे तो आप लोग का 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतदाता सूची क्या है। तो दोस्तों देखिए मतदाता सूची क्या होता है, अभी भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है। हमारे एरिया में तो आज वोट चल रहा है, वोटिंग हो रहा है आज, ठीक है। तो मतदाता सूची क्या है इसको बारे में भी समझ लीजिए, ठीक है। जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर है
वह मतदान कर सकता है। ये तो आप लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर होता है उसको तो मतदान देने का अधिकार है ही, और वो उसका जो नाम होता है मतदाता सूची में डाल दिया जाता है। भारत का हर एक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, ठीक है। भारत को हर नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर हो, जो 18 वर्ष से ऊपर हो वही चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक, यहाँ नीचे लाइन को पढ़िए, मतदाता सूची एक प्रपत्र है, ठीक है, जिसमें मतदान करने वाले व्यक्तियों का नाम होता है। तो आप लोग यहाँ से पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे तो ये भी अच्छा बात है, नहीं तो इतना भी लिख देंगे, मतदाता सूची एक प्रपत्र है जिन्हें मतदान करने वाले व्यक्ति का नाम होता है जिनमें, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख देंगे तो यहाँ से आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन था। आप लोग को 7 में से मात्र बनाना है 5 क्वेश्चन। कितना बनाना है? 5 क्वेश्चन। लेकिन याद कितना करना है? याद 7 क्वेश्चन पूरा करके जाना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी, यहाँ से आप लोग का 8 से 14 तक का क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? ठीक है, तो जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ, ठीक है, प्रारंभ हुआ, वो क्या कारण से हुआ? तो हम लोग आंसर लिखेंगे, जर्मनी में नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, ठीक है, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, ठीक है, और जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व के, ये सभी कारण थे जिनमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। तो किन किन कारणों से हुआ? आर्थिक मंदी के कारण, वाइमर गणतंत्र की असफलता के कारण, साम्यवाद का डर और यहूदियों की विरोधी नीति, ठीक है, अलग अलग नीति बनाते थे उस टाइप से, और जर्मनी में संविधान भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? नाजीवाद का वहाँ पे उदय हुआ, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये भी याद कर लेंगे, वार्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी पर अनेक मुश्किल प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। वार्साई संधि के माध्यम से जर्मनी पर अनेक से मुश्किल प्रतिबंध लगा दिया गया जर्मनी पे। जर्मनी में इस संधि के द्वारा इतना अधिक जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया, मतलब कि जर्मनी को पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जर्मनी की इस बुरी स्थिति के कारण यहाँ नाजीवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक याद कर लीजिए। अगर 5 मार्क्स का रहा तो 5 मार्क्स का लिख दीजिए, 3 मार्क्स का रहो तो इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए, बस्तर के लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध विरोध क्यों किया? बस्तर के लोग जो थे वो अंग्रेज का विरोध क्यों किया? ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है ऐसे। जब अंग्रेज ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है, जब अंग्रेज क्या किया? वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, बस्तर के एक निवासी के लिए जीना हराम हो गया, ठीक है। मतलब कि बस्तर के सभी निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वह अनेक या अन्य उत्पादों से वंचित हो गए जिन्हें बेचकर भी निर्वाह कर लेते थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग क्या किया? वन को आरक्षित घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद बस्तर के जो सभी निवासी थे उन लोग का जीना हराम हो गया, क्योंकि वो वन से ना लकड़ी काट सकते थे, ना वो वन से कोई चीज़ को प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या थे? अनेक प्रकार से उत्पादों से वंचित हो गए जिन्हें बेचकर, मतलब कि अनेक अन्य, मतलब दूसरे उत्पादों को बेच करके अपना निर्वाह कर लेते थे, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या हुआ? अंग्रेज को विरोध किया गया, ठीक है, बस्तर के लोगों ने। दूसरा इसमें क्या लिखना है? 3 नंबर का है, 3 पॉइंट लिख देंगे, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। विभिन्न भागों में घुमंतु खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे, अब वे इससे भी मरहूम हो गए थे। ऐसे में भूखों की मरने की नौबत आ गई। कहने का मतलब जो भी घुमंतु खेती कौन करता था? जो साल 2 साल में एक जगह रहकर जंगलों को साफ करके वहाँ पे कुछ समय, अल्पकालीन समय के लिए खेती करते थे, ठीक है। तो वो सब के लिए भी क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो परेशानियां बढ़ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये घुमंतु खेती क्या हुआ? जो अनाज पैदा कर लेते थे, ये भी क्या हुआ? अब भूखों मरने की नौबत आ गई ये, और इसी के कारण से क्या हुआ? अंग्रेज का विरोध किया गया। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में लिखना है, देखिए, एक तो वे अंग्रेज द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे,
मतलब बस्तर के लोग इतना परेशान हो गए थे कि अंग्रेज द्वारा जो कर लगाया गया था उससे परेशान हो गए थे। दूसरे, वे ब्रिटिश अधिकारियों को तो तोहफे, यहाँ पे तोहफे लिखना चाहिए, ठीक है, तोहफे देते देते बेकार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो गए। ठीक है, मतलब कि एक तो कर भी लगा दिया, ऊपर से क्या किया, ब्रिटिश के जो भी अधिकारी आते थे उसको तोहफा देते थे, यहाँ पे तोहफा होगा, ठीक है, तो फिर लिख दिए यहाँ पे तोहफे देते थे और नौकरी भी करते थे। ठीक है, तो उन लोग से परेशान हो गए थे, इसलिए क्या किया, बस्तर लोग एकदम दिमाग खराब हो गया उन लोग को, तो अंग्रेज का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो निर्धनता रेखा का आकलन 2 विधियों द्वारा होता है। ठीक है, 2 विधियां द्वारा, आय विधि और दूसरा उपभोग विधि। तो आय विधि को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक करके देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय विधि से किया जाता है। कौन सा विधि से किया जाता है, उपभोग व्यय विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यक तक कितने खाद्य पदार्थों की है। ठीक है, मतलब इसमें यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कितना उसको खाद्य पदार्थ का जरूरत है। ठीक है, फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने के पास पैसों की आवश्यकता है, कितने पैसों की आवश्यकता है, जो भी एक व्यक्ति कितना खाद्य पदार्थ को चाहिए उसको, और उसे उस खाद्य पदार्थ के लिए कितना पैसों की देना होगा। ठीक है, कितना आवश्यकता होगी। तीसरे क्या अनुमान लगाया जाता है कि इतने पैसों में कितने व्यक्तियों के पास है, नहीं है, इतने जितना एक खाने के लिए सामान हो, खाद्य पदार्थ हो, उसमें कितने व्यक्तियों के पास पैसे नहीं है, ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि अपने लिए खाने का भी व्यवस्था ना हो, वो सब क्या आते हैं, निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। जिनके पास उपभोग के आवश्यक वस्तु को जुटाने के लिए साधन नहीं है, मतलब जो भी वो यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको जुटाने के लिए वस्तु को उसके पास साधन तक नहीं है, तो उसको हम लोग निर्धनता रेखा के अंतर्गत कहेंगे। देखिए इसके नीचे यहाँ पे भारत में कितना कितना कहा गया है। देखो भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई है। ठीक है, यहाँ पे 24 कैलोरी, यहाँ पे 21 कैलोरी होगा। ठीक है, तो प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, तो इतना आप लोग लिख देंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। चलिए इसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम FIC किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। मतलब कि जो भी राज्य अधिक उत्पादन करते हैं गेहूं चावल को, उनसे क्या करता है भारतीय खाद्य निगम FIC, उससे क्या करता है, गेहूं और चावल खरीदता है। खा नंबर क्या लिखना है, किसानों को अपनी फसलों के लिए बुआई के मौसम से पहले घोषित कीमतें दी जाती हैं। मतलब कि जो किसान को है, जो भारतीय खाद्य निगम वो क्या करता है, कीमत पहले घोषित कर देता है किसानों को। ठीक है, फसलों की बुआई के समय ही से ही, मतलब कि शुरू से ही बुआई किया वैसे ही कीमत घोषित कर दिया कि हम आपसे इतना खरीदेंगे। ठीक है, गा नंबर देखिए, फसलों के उत्पादन से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार समर्थित मूल्य का घोषणा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 3 क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स मिल जाएगा। कोशिश करना है कि कोई भी पॉइंट लिखो तो 3 पॉइंट लिखने का प्रयास करो। ठीक है, 3 नंबर वाले में, और 2 नंबर वाले में 2 पॉइंट लिखने का प्रयास करो। इस तरह से क्या है कि एग्जामिनर अच्छा नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्रता दी गई, इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक कहेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव लोकतंत्र का आधार है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगर हम किसी को चुनेंगे नहीं, ठीक है, चुनाव का मतलब ही क्या हुआ कि हम लोग खुद से किसी को चुन रहे हैं। ठीक है, एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे को पूरक माना जाता है। लोकतंत्र और चुनाव क्या है, एक दूसरे को पूरक माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र कब कहेंगे, जब चुनाव खुद से करेंगे, और खुद से नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे हुआ, वो है ना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक माना जाता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके
एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है। चुनाव में मतदान की शक्ति का प्रयोग करके नागरिक में कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के उन्नति का समान का अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या है, चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग खुद से चुनते हैं कोई भी सरकार को या कोई भी मुखिया को, ठीक है। अभी मुखिया का चुनाव चल रहा, पता है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से क्या मतलब है, यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार में मतलब क्या हुआ कि भारत में कोई भी नागरिक हो, ठीक है, जैसे हम हैं, है ना, आप हैं, नागरिक है, और आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, जैसे कि आपके पास अधिकार क्या क्या है, बोलने का, घूमने का, और आपको इससे रोका जाता है तो आप कोई भी न्यायालय जा सकते हैं इसको कंप्लेंट करने के लिए। तो यही चीज़ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। मतलब आपके साथ कोई भी अत्याचार होता है, ठीक है, आपके अधिकारों को छीना जाता है तो आप कोई भी न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये आपका अधिकार मिला हुआ है। उसके आगे देखिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है। देखिए, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा है, मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर जो है इन्हें क्या कहे हैं, संविधान की आत्मा कहा है। जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उचित संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी लेख, ठीक है, दिए गए हैं। तो इतना आप लोग लिख देंगे, यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 14 देखो, 14 क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है, तो क्या क्या है, अक्षांश करता है, दूसरा तंगुरता यानी तुंगता यानी ऊंचाई करता है, वायुदाब, समुद्र की दूरी और महासागरीय धाराएं और उच्चवाच्य लक्षण, ठीक है। तो अक्षांश के कारण, ऊंचाई के कारण, वायुदाब, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवाचन लक्षण के कारण क्या होता है, जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिखने से क्या होता है ना, आप लोग याद करेंगे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। और जब नहीं समझ में आता है लिखने के बाद कि याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप देख लीजिए, वीडियो को फिर से एक बार आइए, फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। चलो आगे सेक्शन सी में देखते हैं हम लोग। ये आप लोग का यहाँ से 15 से 19 तक का क्वेश्चन होगा। इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको बनाना है 3 क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, युद्धो लिखाना चाहिए, यहाँ पे युद्धो लिखा गया। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होता है, हम लोग आइए देखते हैं इसको। अनेक कारणों से युद्धों के दौरान वनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला, आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में आ जाते हैं, ताकि उन पर कोई हवाई हमला ना कर सके। एक तो वो वनों को बर्बाद करते हैं, यहाँ पे वनों हो जाएगा, ठीक है, वनों को बर्बाद कर देते हैं, और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष पर पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब कि जो भी आक्रमण होता है, ठीक है, युद्ध में, तो उससे बचने के लिए सैनिक लोग क्या होते हैं, खुले स्थान को छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं, छत्र छाया जहाँ वन है वहाँ पे चला जाता है। एक तो वो वन को भी बर्बाद करते हैं तोड़ ताड़ करके, ठीक है, और ऊपर से जो बचा खुचा रहता है वो शत्रु आकर वहाँ पे बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो ये वन से क्या हुआ, युद्ध से जंगल प्रभावित हुआ। दूसरा क्या लिखना है आप लोगों को, खा नंबर, युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों के सुसंगठित ढंग से विकास करने का कार्य हट जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत से लापरवाही के शिकार हो जाते हैं। बहुत से वन, ठीक है, से अलग है, वन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि युद्ध में अगर जब होता है तो जो भी देश के लोग हैं, ठीक है, जो भी देश का सरकार है, वो क्या करता है, वन से जो भी
वन से ध्यान हट जाता है, ठीक है, वन को कैसे संरक्षित करना है सब, क्योंकि आप लोग को पता होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग भी रहता है क्यों, वन को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। जब इधर युद्ध होता है तो वहाँ वाले सारे को उठा करके युद्ध में भेज देता है, तो वहाँ से सारा हट जाता है, जिसके कारण वन यहाँ पे लापरवाही का शिकार बन जाता है, यहाँ पे लोग लकड़ी वगैरह काटने लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकता है। गा नंबर देखिए, कई बार देश की अपनी सरकार है जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वे स्वयं वनों काटना शुरू कर देती है। देखिए कई बार देश की सरकार यहाँ पे सोचती है ना कि वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा, यानी कि लड़ेंगे देश हम हार जाएगा शत्रुओं से, ठीक है, उसके बाद वन तो उन लोग का हो जाएगा, उससे पहले क्या करता है वनों को काटना शुरू कर देती है, ठीक है, और जो भी उससे प्राप्त होता है लकड़ी वगैरह उसको स्टॉक कर देती है, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग घ नंबर में, युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों का अंधाधुंध काट दिया जाता है। युद्ध से संबंधित कार्यों के लिए मतलब कि युद्ध अगर करना है, कुछ भी बनाना रहे, ठीक है, कुल्हाड़ी कुदाड़ जो भी कुछ बना रहे तो उसमें जो भी कार्य के लिए पूर्ति के लिए वृक्षों का क्या करते हैं अंधाधुंध कटवा देते हैं पूरा, कि एकदम बनाओ 10 लाख फारसा बनाओ, 10 लाख ये बनाओ, इस टाइप से, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है। चलिए अगला आते हैं 16 नंबर, क्या बोल रहा है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे पहला लिखना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा, तो यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए क्या क्या किया गया था, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार जो कार्यक्रम किया, सबसे पहला जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी मनरेगा। इसमें क्या था कि प्रत्येक घर में मजदूरी जो कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध करवा दो तुम लोग, ठीक है। जो मतलब कि जो भी मनरेगा आया तो वो क्या किया 100 दिन तक रोजगार दिया, ठीक है। और यह स्कीम कितना तक का फायदा हुआ, तो 4.78 करोड़ परिवार को फायदा हुआ और 220 करोड़ प्रति व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया गया, ठीक है। तो इतना सारा फायदा हुआ। अगला देखिए और स्कीम क्या आया, सो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम किया गया। इसे 2004 में देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। 2004 में 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों हेतु है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के अभिलाषी हैं। इनका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्य को, आगे पढ़ते हैं, खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी एक कार्यक्रम है, कौन सा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, मतलब राष्ट्रीय आप काम करो उसके बदले आप लोग को अनाज मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या हुआ कि इसे 1993 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना। इसमें क्या किया गया, जो भी शिक्षित युवा है, ठीक है, और जो छोटे शहरों में जो है, ठीक है, इन लोगों को क्या किया, रोजगार का अवसर प्रदान किया गया, ठीक है, कि यहाँ के लोग को रोजगार दिया जाए जो कि निर्धनता को कम हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 3 पॉइंट को लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। तो भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। देखिए पहला, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू का निर्णय लेता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव के अधिसूचना जारी करने, मतलब जो सूचना देता है, और चुनाव के परिणाम, यानी कि देखो सिंपल सी बात है
कि चुनाव आयोग क्या करता है, ये चुनाव करवाता है किसी को भी, उसमें मतलब चुनाव से लेकर के उसका परिणाम तक कि कौन जीता कौन हारा, उसका घोषणा तक पूरी चुनाव की प्रक्रिया कौन संचालन करता है, तो ये करता है चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट में आप ये लिखिएगा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। ठीक है, ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को सजा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आचार संहिता लागू किया जाता है चुनाव से पहले। चुनाव से पहले इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लेन देन ना हो। ठीक है, कोई घूस वूस ना हो, तो यहाँ पे आचार संहिता लागू होता है। ठीक है, आप आचार संहिता के बारे में आप देख सकते हैं गूगल पे। ठीक है, आचार संहिता क्या होता है, अभी चुनाव चल रहा है प्रेजेंट में, इसका नॉलेज आप लोग को रखना है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चुनाव के समय चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने हेतु चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना रोकना या अधिकारियों का तबादला भी करना सम्मिलित है। मतलब कि चुनाव के समय में चुनाव आयोग की जो भी दिशा निर्देश देता है, कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। ठीक है, इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने व चुनाव की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रोकना, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई भी है, वो मशीन को जो भी मशीन होता है, ठीक है, ये चुनाव वाला, उसमें कोई हेरा फेरी ऐसा ना हो, तो ये क्या करता है, चुनाव आयोग इसमें क्या करता है, इसको रोकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो इसको आप लोग 3 पॉइंट को यहाँ से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं अब हम लोग। क्या लिखा है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को 5 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 6 पॉइंट को लिखे हैं, नहीं 5 ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए पहला क्या लिखना है, भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी स्थानों में पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु का क्या है, हम लोग का विशेषता है। दूसरा पॉइंट में, इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवन विमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, जो अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का विशेषता है वर्षा ऋतु को। तीसरा, वृष्टि छाया क्षेत्र दक्कनी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में स्वल्प वर्षा होती है। मतलब कि कितना कितना वर्षा कहाँ पे होती है, इस चीज़ का हम लोग का यहाँ पे बताया है, मतलब वर्षा ऋतु का क्या क्या विशेषता है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में। घ नंबर देखते हैं, देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मानसीराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा, मतलब देश के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे मानसीराम जो है वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होता है, मानसीराम में। ठीक है, अंग नंबर में क्या लिखना है आपको, भारत का मानसून विराम लेता है। ठीक है, अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। वर्षा के स्थानिक वितरण का अवधारणा करने वाली मानसूनी द्रोणी का कारण में ऐसा होता है, मतलब कि भारत का जो मानसून होता है विराम भी करता है, मतलब कि कुछ समय तक आता है, कुछ समय के बाद चला जाता है। आप लोग को पता है कि ठंडा के बाद गर्मी है ना, गर्मी के बाद वर्षा, इस टाइप से आप लोग का यहाँ मानसून चलता है। तो यही चीज़ बताया, भारत का मानसून जो है वर्षा ऋतु वो विराम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए एक जगह पे। चलिए अगला देखते हैं, 19 नंबर सवाल है आप लोग का। 19 नंबर में आप लोग का मानचित्र में क्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का पूरा ब्लैंक था, आप लोग का जो सेट में मैं इसको क्या कर दिया, इसको रंगीन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 100 से 200 वाले भाग में कौन सा हम लोग का वर्षा है, कौन से भाग में, तो उसको छायांकित करना है। तो आप लोग ऐसे 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 यहाँ से लेके ऐसे ऐसे अगर कर देते हैं छायांकित, या फिर थोड़ा सा इधर इधर करके, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर अगर आप लोग छायांकित करते हैं, देखो एक्यूरेट तो होगा नहीं। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग का नंबर मिल जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर ये वाले जो भाग दिख रहा है, देखो ब्लू से थोड़ा कम वाला है ना, ये वाला भाग में, ये वाला कलर में जो 100 से 200 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का 19 सवाल
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। वो लाल जो दिख रहा है ना, उसको लाल को हटा दीजिए। लाल को दबाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, मतलब कि ये सिल्वर टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लाल को हटा दीजिए फटाक से, ठीक है। और बेल आइकन बटन उसका बगल में होगा, उसको भी जाके एकदम प्रेस कर दीजिए और अपना फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए जो क्लास 9th में हैं, जो टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।